हमारे लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए कहेंगे इस पे आप? दुनिया में जितने बड़ी कंपनियों के लोग हैं, इन सब ने अपने लिए एक एक काउंसलर या कोच इनके पास है। स्टूडेंट्स को अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब वो अपने करियर के हवाले से इंतखाब कर रहे हो? कि आप 6 फुट के हों, 6.25 फुट के हों, मोटे हों, छोटे हों, नाटे हों, तब तक पॉलिश नहीं हो सकते जब तक आपको को पॉलिश करने वाला हाथ नहीं लगता। शादी के बाद भी जो हस्बैंड होता है उसकी बाहर औरतों के साथ अफेयर्स होते हैं। बहुत बुनियादी किरदार माँ और बाप का है। अगर वो लड़का किसी और से मोहब्बत करता था तो वहाँ शादी कर देते। हमको आदत है अपनी मंजूरी की मोहर लगाने की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV और मैं हूँ आपकी मेज़बान खुशबू। नाज़रीन, आज मैंने स्टूडियो में आपके फेवरेट पर्सनालिटी को मदऊ किया है जिनका नाम है अख्तर अब्बास, जो कि राइटर भी हैं और ट्रेनर भी हैं और उनको रिलेशनशिप गुरु के तौर पर भी जाना जाता है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने कीमती वक्त दिया। ऑलवेज वेलकम। ओके सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ज़ाहिर सी बात है हम अपने रिलेशनशिप, अपनी जॉब तभी ठीक करेंगे जब हम अपनी सेल्फ़ डेवलपमेंट करेंगे। तो सबसे पहले सेल्फ़ डेवलपमेंट के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि अगर हम सेल्फ़ डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें किन किन पहलुओं पर नज़रसानी करनी चाहिए और उसको बेहतर करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो एक याद रखनी चाहिए कि दुनिया में जो सांस लेता है वो जिंदा है। ओके। पर अगर वो इम्प्रूव नहीं करता तो वो मुर्दा है। जो अदारे हैं उनको लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। वो लिखते हैं ऊपर मोटा मोटा, यानी वो बिलियनर हैं सारे, बट दे लव टू राइट के वी आर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली। तो आज की दुनिया में अगले चंद सालों में जिसको नई स्किल्स नहीं आती होंगी वो मर जाएगा। ओके। यानी ही वुड बी अम्बलेंट डेड होगा, उसकी कोई वक़्त ही नहीं होगी। अभी पिछले दिनों हार्वर्ड का जो बिजनेस रिव्यू है उसने ये कहा, हार्वर्ड दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे कीमती यूनिवर्सिटी, सबसे कीमती लोग हैं, वो ये कहते हैं हमारी डिग्री की जो वक़्त है या पोटेंशियल है वो कुल 5 साल का रह गया है। यानी आफ्टर 5 ईयर्स उस डिग्री की कोई हैसियत नहीं है। हमारे यहाँ तो 1 साल के बाद भी नहीं होती। तो जो इवन डॉक्टर जिसने MBBS कर लिया, अगर वो एफर्ट्स नहीं करेगा, अगली डिग्रियाँ नहीं करेगा, नई चीज़ें नहीं सीखेगा तो ऑब्सलीट हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। ऐसा ही है। जैसे एक नया मोबाइल आता है तो पिछली आपकी सब कुछ। तो ये दुनिया इतनी तेज़ है, इस तेज़ दुनिया में आपको नया इल्म चाहिए, ताज़ा, जैसे ताज़ा पानी होता है। आपको नए हुनर चाहिए, नई स्किल सेट चाहिए। और जो नहीं सीखेगा सोचता रहेगा कि अच्छा मैं कर लेता हूँ, उसके साथ वाले कहीं आगे निकल जाएंगे। और तीसरी चाहिए आपको एट एनी कॉस्ट, अगर आपके अंदर वैल्यूज़ नहीं हैं तो यू आर ए बिग ज़ीरो। दुनिया में जितने बड़े अदारे हैं, सबसे बड़ी खूबी उनके नाम नहीं है, हम उन पे एतबार करते हैं, वो ट्रस्टवर्दी हैं। उनकी चीज़ अगर पैकिंग में आती है तो अगर लिखा हुआ है 100 ग्राम तो साथ लिखा होता है कि इसमें 5 ग्राम हवा है, यानी इतनी क्रेडिबिलिटी है। अगर उनका लिखा हुआ है कि ये 4 दिन चलेगा, 4 साल चलेगा या 40 साल चलेगा, तो दे मीन दैट, यानी दैट्स व्हाट जो आने वाले सालों में सेल्फ डेवलपमेंट के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों को चाहिए। हुस्न नहीं चलेगा, खूबसूरती भी नहीं चलेगी। कपड़े और डिज़ाइन यानी आउटडेटेड हो जाते हैं इतनी जल्दी कि आपको पता भी नहीं चलता। तो जो जितना ज़्यादा जानेगा और अपने आप को अपडेट रखेगा या अप टू डेट रखेगा। अभी देखिए, एक ज़माने में जो टाइयाँ थी इतनी चौड़ी चौड़ी थी जैसे हाथी के कान होते हैं, फिर छोटी सी हो गई, फिर और छोटी हो गई। लड़कियों के कपड़े अगर आज आप लंबे पहन के कहीं चले जाएं तो मजाक का निशाना बनता है। इसी तौर पे जितना फैशन बदलता है आपको वो भी अपडेट होना पड़ता है। आप नई किताब नहीं जानते, नया मुसन्नफ़ नहीं जानते और नई दुनिया में आने वाली चीज़ों को नहीं जानते तो बहुत पीछे रह जाएंगे। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। सर, हम कहीं भी हों हमारे लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए क्या कहेंगे इस पे आप? अच्छा, दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, बड़ी कंपनियों के लोग हैं, इन सब ने अपने लिए एक एक काउंसलर या कोच इनके पास है।
जो उनको ये भी गाइड करता है क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किस रंग का टाई या किस रंग का अपने कोट पहनना है। यानी ये इतनी एक्यूरेसी है इसके अंदर, बिकॉज दुनिया में ये माना जाता है कि एज ए पर्सन आप और मैं पूरी उम्र में कुल 13% बोलते हैं। 87% मेरी आंखें, मेरे चिक्स, मेरे होंठ, मेरा चेहरा, मेरी बॉडी, मेरे कपड़े बोलते हैं। वी से इट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जिसका जिस्म या जिसकी आंखें या जिसके हाथ बात करते हैं, हमेशा वो ज़्यादा अफेक्टिव कम्युनिकेटर होता है। अब देखिए टीवी में जो लोग बात कर रहे होते हैं हर वक्त तो नहीं बोल रहे होते। अच्छा, उनके जो जेस्चर्स हैं, जो उनके पोस्चर्स हैं, इवन उनकी आंखों की मूवमेंट है, हम सबसे अच्छा एक्टर किसको मानते हैं? जो जिसकी एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं। तो कम्युनिकेशन में अगर आप कह रहे हैं आपका क्या हाल है, उम्मीद है आप ठीक होंगे, तो इट्स अ डल एक्सप्रेशन, इसके अंदर आपका कुछ भी नहीं है। इसी तौर पे अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ़ आप किसी से शेक हैंड करते हैं, विद इन 1 सेकेंड यू कैन मेक अ पर्सन अ फ्रेंड और एनिमी। यानी अगर आपने हाथ मिलाया और ऐसे मिलाया जैसे मरी हुई मछली होती है, तो कभी आप ट्रस्टवर्दी नहीं है, आप पे एतबार नहीं किया जा सकता, आपसे दोस्ती नहीं की जा सकती। तो वो हाथ मिलाना, यानी मैं अपने ट्रेनिंग्स में 13 तरह हाथ मिलाना सिखाता हूँ। जब आप यहाँ से मिलाते हैं तो आपके दिल से, आपके दिमाग से उसकी कैसी होती है, आप जब ग्रिप करते हैं तो कैसे होती है। इनफैक्ट कम्युनिकेशन जो हम आमतौर पे बहुत लिमिटेड चीज़ों को सोचते हैं, वो है कि जो सुनते नहीं हैं वो अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। हम जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं और जो सोचते हैं और जो करते हैं, ये 5 चीज़ें हैं जहाँ से कम्युनिकेशन यूँ समझें उसका एक टोटल पैकेज बनता है। अब मैं देखता नहीं हूँ, कैसे कम्युनिकेट करूँगा? मैं सुनता नहीं, मुझे याद है पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर टीवी चैनल है, मैं चूँकि उसके एंकर्स की ट्रेनिंग कराने के लिए 15 दिन हम कॉन्सेक्टिव बैठते थे। तो जितनी लड़कियों से पूछता था कौन सी अखबार पढ़ते हो, कोई अखबार नहीं। कौन सा टीवी प्रोग्राम देखते हो, कोई नहीं। कौन सा एडिटोरियल पढ़ते हो, कोई नहीं। कौन सी किताब पढ़ी है, कोई नहीं। कौन सा मैगजीन पढ़ा, कोई नहीं। तो आपने स्क्रीन पे आके बात क्या करनी है? बिल्कुल। यानी जो सामने आएगा आप तो गूंगे हो गए, आप उसको जानते भी नहीं हो, ना आपने उसकी कोई चीज़ पढ़ी, ना आप उसका पस मंज़र जानते हो, ना आप उसकी स्ट्रेंथ जानते हो, ना आप उसकी वीकनेस जानते हो। यहाँ तो मुझे याद है कुछ लोग अखबारात के थे जिनको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। यानी ख़ानदानों की तारीखें और उनके बच्चे और उनके बाप और उनके दादे और परदादे वो उनको जानते थे। या पॉलिटिक्स, जब इलेक्शन होता है तो कौन लोग बैठते हैं वहाँ टीवी पे कंपेयरिंग और तजज़िये के लिए, जो इन सबको जानते हैं। दिस इज़ व्हाट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में आप अगर पढ़ोगे नहीं, अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। ये सिर्फ बोलना या कैमरे के सामने बैठ के मुस्कुराना, 1-2 कंपेयर्स हैं ना जो बोलती हैं, तो उनके हर जुमले पे लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। यानी वो बुनियादी कॉमन सेंस से महरूम होती हैं, क्योंकि वहाँ जो जेन्युइन इल्म है वो मिस होता है। तो आपको सुनना चाहिए, बहुत अच्छा सुनना चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा देखना चाहिए, फिर साथ साथ उनका तजज़िया करना चाहिए। हांडी कभी एक चीज़ की नहीं पकती। जब तक सारी चीज़ों को मिक्स करते हो, पैकेज बनाते हो, अपनी स्किल पे, अपनी ज़ुबान पे, अपने इल्म पे, अपने तजुर्बे पे, अपने मुशाहदे पे गौर करेगा और उसकी बुनियाद पे वो अच्छा कम्युनिकेटर बन जाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। यानी कि माजी में नहीं रहना चाहिए, अपने तजुर्बात से अपनी इस्लाह करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, बल्कि लोगों के तजुर्बात से भी फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बंदा गिरा हो तो उस जगह उस तरह नहीं गिरना चाहिए, वरना ये हमारे यहाँ तो कम्युनिकेशन में मजाक से कहा जाता है ना कि एक साहब जा रहे थे केले की छिलके से फिसल गए, तो कपड़े सारे गंदे हो गए, फिर घर गए, नहाए धोए, नए कपड़े पहने, जब दोबारा वहाँ से गुजरे तो एक और छिलका पड़ा हुआ था, तो उसने यहाँ पे हाथ रखा, तो उसने कहा सरदार सैया लगता है यारों ने फिर डिगना पाएगा। तो दैट्स नॉट अ लर्निंग ये है कि जो गलती हो जाए दोबारा नहीं करनी, अगर किसी और ने भी की हो तो दोबारा वो नहीं करनी। वेरी नाइस। अच्छा सर, आपने बहुत से स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब वो अपने करियर के हवाले से इंतखाब कर रहे हों? एक बात बहुत बुनियादी है जो समझनी चाहिए
कि पाकिस्तान में क्रिकेटर्स की बहुत इज्जत भी है, दौलत भी उनके पास है, शोहरत भी उनके पास होती है। गली गली में क्रिकेट खेली जाती है और सारा दिन सुबह से शाम वो खेलते हैं, सड़कें, कोई ग्राउंड नहीं छोड़ते। जिसको को अच्छा काउंसलर और कोच मिलता है वो पॉलिश होता है और वो फिर अंडर 19 में और उन टीमों में आता जाता है, ए में, बी में, और फिर पाकिस्तानी टीम में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 6 फुट के हों, 6.25 फुट के हों, मोटे हों, छोटे हों, नाटे हों, खुद आप जैसे भी हैं तब तक पॉलिश नहीं हो सकते जब तक आपको को पॉलिश करने वाला हाथ नहीं लगता। लेकिन लकड़ी लकड़ी रहेगी जब तक उसको कोई माहिर उसकी शेप नहीं निकालता। बिजली की तारें पड़ी रहेंगी, कभी उसमें बिजली ना आएगी ना रोशन करेगी जब तक उनको तारों को जोड़ने वाला, सलीके से बनाने वाला। इसी तौर पे इंसानों को उनकी ख्वाहिशों, उनके ख्वाबों, उनके ख़्यालों, इवन उनकी रवायात के मुताबिक अगर कोई पॉलिश करेगा, इसी को काउंसलिंग कहा जाता है, इसी को आज की दुनिया में मेंटोरिंग कहा जाता है। और आई एम लकी कि मैं पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से हूँ जिन्होंने मेंटोरिंग के कोर्सेज किए और हम करवाते हैं। मेंटोरिंग ये है कि आप उस शोबे में बाकी लोगों से 10-20 साल आगे होते हैं और आप उनको वो बता रहे होते हैं जो वो नहीं जान रहे होते। यानी दुनिया अब किताबों से आगे निकल गई है, अब आपको प्रैक्टिकल विजडम चाहिए। हार्वर्ड में भी किताबें नहीं हैं, वहाँ टेड टॉक्स हैं। जो दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं उनको बुलाया जाता है, उनके तजुर्बे, उनकी नाकामियाँ, उनकी कामयाबियाँ, उनका काम करने का तरीका। मुझे याद है दुनिया की जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ हैं उनमें GE शामिल है। तो GE का एक CEO था जैक वेलिश, वो कोई 20 साल CEO रहा और उसकी एक किताब है विनिंग, और उस पर दसियों किताबें हैं। उस पर किताब उसके बारे में लिखी गई, वो है कि द लेक्सिकॉन ऑफ जैक वेलिश। आप सोचिए कि उसकी कही हुई एक बात भी ज़मीन पे नहीं गिरने दी गई। वो लंच, डिनर, नाश्ता, एयरपोर्ट आते जाते उसके साथ जो वक्त है वो भी पेड होता है। 2.5 लाख लोगों ने उससे सवाल किए रिटायरमेंट के बाद, जिन पे किताब आई विनिंग। फिर जो मज़ीद लोग मिले उससे आंसर्स ऑफ द विनिंग आई। अच्छा, ये है दुनिया में जो एटीट्यूड है सीखने का, ये है दुनिया में एटीट्यूड आगे बढ़ने का, और ये है दुनिया में एटीट्यूड ज़िंदा रहने का। जो जो ये नहीं कर पाते पीछे रह जाते हैं। दुनिया उनको लिटरली निचोड़ के फेंकती नहीं है, कुचल के गुजर जाती है। हमारे यहाँ अभी देखिए, इंडिया हमारे बिल्कुल साथ है। इंडिया ने पिछले 10 से 20 सालों में IT में फोकस करके काम किया, तो नतीजतन इस वक्त 10 इंटरनेशनल कंपनीज के CEOs इंडियन हैं। हमारा सिर्फ एक बंदा है, यानी ये भी लकीली जो KFC की इस वक्त इंटरनेशनल ब्रांडिंग है उसमें कराची के एक साहब हैं जो हेड कर रहे हैं। लेकिन हमको बहुत आगे जाना चाहिए, और ये जब तक फोकस नहीं करेंगे, जब तक अपनी एबिलिटी के मुताबिक। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, MBBS करते हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपये लगता है उन पर, और उसके बाद वो CSS कर लेते हैं। तो वो जिसके लिए उनको तैयार किया गया था वो ज़ाया हो गया। वहाँ किसी और को मौका देते, CSS करना था तो BA करते, MA करते, CSS कर लेते। इस वक्त बेशुमार लड़के और लड़कियाँ ये कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर 1000 लड़कियाँ MBBS करती हैं तो उनमें 800 जॉब नहीं करती, शादी करती हैं, और शादी के बाद अपना घर बचाने के लिए अपनी सास की पसंद पे, फरमाइश पे रिफ्यूज़ करती हैं जॉब करने से। नो करियर। तो उन पे जो 800 पे 800 करोड़ लगा था और जो 5-5 साल इन पे लगे थे वो सब ज़ाया हो गए। तो अगर शुरू में ही वो कर लेते कि हमें खूबसूरत लगना है, अच्छा घर चाहिए और ऐसा लड़का चाहिए, तो घर वाले वैसे ढूंढ लेते। तो कम से कम ये जो इतने 5 साल आपके 7 साल ज़ाया होते वो तो ना होते। तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। आपको दुनिया में 8वीं के बाद डायरेक्ट काउंसलिंग होती है। वहाँ स्कूलों के असातिज़ा को सिखाया जाता है कि कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा काउंसलिंग के लिए, यू नीड टू रश। तुम्हें किसी बंदे में प्रॉब्लम लगे, ये पूरा उसका ग्राफ होता है, डायमीटर के कैसे कैसे उन्होंने मूव करना है। प्रिंसिपल क्या करेगा, टीचर क्या करेगा, वो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाएगा। यानी वी आर प्रोड्यूसिंग द वर्स्ट स्टूडेंट्स। हमने 1100 में से 1100 नंबर लिए के भी जाहिल रहने वाले बच्चे तैयार किए हैं जो सड़क भी पार नहीं कर सकते। अभी पिछले दिनों मैं किताब पढ़ रहा था
लंदन से वो शाया हुई। 15 साल का लड़का है जिसने एक मोबाइल कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिया और वो कहता आई कैन नॉट ड्राइव माई कार, आई कैन नॉट लीड माई कंपनी, आई कैन नॉट परचेज माई बैग। मैं छोटा हूँ, बट उसने 1.5 अरब रुपया का एग्रीमेंट किया उस कंपनी के साथ जो उसके अकाउंट में आया। उसकी माँ उस वक्त, गाड़ी भी ज़ाहिर उसके पास है, घर भी है, बच्चे, 15 साल का बच्चा है। पर ये तब होता है जब आप लोगों की एबिलिटीज़ के मुताबिक उनको फिर ग्रूम करते हैं। मुझे लकीली कुछ अर्सा पहले मलेशिया जाने का मौका मिला, तो 21 मुल्कों से लोग आए हुए थे क्रिएटिविटी सीखने, क्रिएटिव राइटिंग सीखने। और मेरे लिए ज़ाहिर पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, बहुत एजाज़ की बात थी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब ये मुझसे सवाल पूछेंगे, इनकी टोन क्या होगी, इनका एक्सेंट क्या होगा। और मुझे पता, लाइक स्वीडन का लड़का और तरह सवाल पूछता है, चीन का और तरह से बात करता है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये इनका पैटर्न और है, जो ईरान वाले हैं उनका पैटर्न और है। पाकिस्तानी सवाल नहीं पूछते, ये बैक बेंचर आमतौर पे रहते हैं। जो पूछेगा वो सोचेगा, जो पूछेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो नहीं जानना चाहेगा उसको कोई क्यों आके घर बताएगा। हमारे लाखों बच्चे हैं इस वक्त जो मेडिकल कॉलेज में जाने की दौड़ में शरीक हैं, अपने साल ज़ाया कर रहे हैं, पर उनकी काउंसलिंग नहीं हुई होती तो वो नहीं जान पाते कि ये उनका टास्क नहीं है, ये उनका कप ऑफ टी नहीं है, दे आर नॉट मेंट फॉर दैट। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि 0.5 नंबरों से 200 लड़के और लड़कियां कई में दाखिल नहीं हो पाए, तो जिनके नंबर काफ़ी कम हैं, क्या उनको इस रेस में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना। अच्छा, इसी तौर पे जिसने बहुत अमीर होना है उसको फिर सरकारी नौकरियां नहीं करनी चाहिए, उसको बिजनेस करना चाहिए। जिसके माँ बाप का छोटा बिजनेस भी है, उनके बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए कि वो उसको जाके बिल्कुल ऐसे लेके जाएं कि जैसे खलाई जहाज़ जाता है, जिस स्पीड के साथ। दुनिया में जो होता है, दुनिया में जब भी आप सोचें नई जब की जाती है रिक्रूटमेंट या हायरिंग, तो बूढ़ों की तो नहीं की जाती, रिटायर्ड लोग नहीं रखे जाते, नए लड़के रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? द ओनली रीज़न, हालांकि वो अहमक होते हैं उस लिहाज से, उन्हें कख भी पता नहीं होता, अनट्रेंड होते हैं, फ्रेश होते हैं, पर ये कहा जाता है दे हैव इनफ एनर्जी टू लर्न, दे हैव इनफ एनर्जी टू एग्जीक्यूट। ये वो हैं जो आंखें आप इन पे एतबार करते हो तो चंद सालों के अंदर ये पूरी चीज़ का हुलिया बदल के रख सकते हैं। दुनिया के जो सबसे बड़ा स्टोर है अमेरिका में, वालमार्ट, आप सोचें कि कुछ अरसा पहले जो उसका सीईओ था वो 26-27 वर्ष का था, और उसकी जो 6000 ब्रांचेस हैं और उसके जो ट्रक चलते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को सामान लेके जाने वाले, उन्होंने इतना सफ़र तय किया जैसे चांद के 14 चक्कर लगाए। और उन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है? एक 26 साल का लड़का जिसको आप शायद नौकरी भी ना दें, पर ये जो एबिलिटी है, ये जो स्किल है, स्किल सेट है पूरा। जिस बंदे ने जापान में काम किया होता है उसको अमेरिका वाले सर आंखों पे बिठाते हैं, जिसने अमेरिका में काम किया हो उसको तोशिबा वाले जापान में डबल तनख्वाह देते हैं। इसका मतलब है वो 2 कल्चर्स को जानता है। तो जो ज़्यादा कल्चर को, उसके अंदर डाइवर्सिटी होगी ना, तो जो ज़्यादा लोगों को जानता होगा वो उनको काम भी हमसे अच्छी तरह लेगा, उनको सिखाएगा भी अच्छा, उनका लीड भी अच्छा करेगा। तो इसलिए काउंसलिंग तो बहुत ज़रूरी है। लोगों को वक्त पे अपनी पसंद और शौक़ को, उसका काम जानना चाहिए, वरना फिर वो टामक टोइयाँ मारते मारते बहुत सारे साल ज़ाया हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि मैं आई वॉज नॉट मेंट फॉर दैट। ऐसे ये इंसान को जो है खुद शनासी करनी चाहिए, जो आपको काम बिल्कुल दिल से अच्छा लगता है करना, उसी को करके उसके हवाले से स्किल्स जो है उस पर अपनी वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना चाहिए। अच्छा सर, अब कुछ क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी बिजनेसमैन के हवाले से। अब कोई बंदा बिजनेसमैन है और अपने कारोबार को बहुत शानदार तरीके से कामयाब करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? और टीम बिल्डिंग ख़ुसूसी तौर पर आप अच्छी करना चाहते हैं, तो इस हवाले से ज़रा रोशनी डालें। देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत बात की हैं। जो सबसे बुनियादी चीज़ है, दुनिया में 2 असूल बनाए गए हैं कि अगर आप बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं, उससे आगे जाना चाहते हैं, यू मस्ट हैव ए विजन, और ये लिखा हुआ होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। नंबर 2, आपके पास कम से कम 7 चीज़ों का वैल्यू सेट होना चाहिए, वो भी लिखा होना चाहिए कि हम ये कंपनी
इन वैल्यूज़ के तहत आगे लेके चलेंगे। ठीक है। तीसरा, गोल्स उसके सेट होंगे। गोल 3 तरह के होते हैं, एक साल के, 6 माह के, जिसे हम शॉर्ट गोल्स कहते हैं जी। एक फिर मिड टर्म गोल्स होते हैं जो 3 साल, 5 साल, 7 साल के होते हैं, और फिर लॉन्ग टर्म गोल्स के 10 साल बाद हम क्या करने वाले होंगे। लाइक मुझे याद है, मैं आपको मिसाल से इसलिए बता रहा हूँ, समझना आसान हो जाता है। एक बड़ी कंपनी के CEO की तबीयत ख़राब हुई, उसे जिस मशीन में से गुजारा गया CT स्कैन की, वो उसकी अपनी बनाई हुई थी। अच्छा। तो जब अंदर गया तो उसे लगा कि यार सफोकेशन हो रही है, इसका मुंह छोटा है और मैं अंदर से ठीक से मूव करते हुए बता रहा है, ही वॉज नॉट कंफर्टेबल। तो उसने आके अपनी टीम से कहा वापस आके कि जो इसका मॉडल है चेंज करो, उसका मुंह बड़ा करो। उन्होंने कहा सर वी आर ऑन इट एंड वी आर थिंकिंग एंड हम उस पर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। 1 माह गुजरा, 2 माह गुजरे, वो वक्तन फ़क्तन उनसे पूछता रहा। तीसरे माह मार्केट में जापान ने जो CT स्कैन दी वो बिल्कुल वैसी थी, बड़े मुंह वाली, जैसी वो चाहता था। उसने अपनी फिर किताब में लिखा कि ये जब हुआ तो मैंने अपनी पूरी टीम को बताया कि इनफैक्ट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तानी होता तो उनको गालियां निकालता कि तुमने मुझे मरवा दिया, तुमने इतना नुकसान कराया। तो उसने कहा इनफैक्ट आई एम रिस्पॉन्सिबल। पहले दिन जब मैंने तुम्हें अपना ख्वाब बताया था तो मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि मुझे 2 हफ्तों के अंदर जुमे वाले दिन शाम को 7:35 पे इसकी प्रेजेंटेशन चाहिए। तो चूंकि मैंने तुम्हें टाइमलाइन नहीं दी तो काम नहीं हो पाया, नतीजतन कोई दूसरा उसी जगह को ले गया। बिजनेस के मामले में याद रखिएगा कि ये इतना तेज़ है। अभी जब कोविड आया तो कहाँ से शुरू हुआ था याद है आपको? चीन का एक शहर था। तो चीन के जिस शहर से ये अजाब शुरू हुआ, सारा शहर बंद हो गया। अब बिजनेस कम्युनिटी हमेशा लीड करती है। तो जितने बड़े बड़े स्टोर से, आप सोचे वहाँ अगर 10 लाख की आबादी थी तो उन्होंने सबसे पहले मीटिंग जिसके साथ की वो एविएशन वाले थे। उन्होंने कहा कि ये लोग अब घरों से नहीं निकल सकते, हमारे स्टोर्स हैं और स्टोर्स में हर चीज़ हम उन्हें घर पे पहुंचाएंगे। तो उन्होंने उनसे, एविएशन वालों से रूट्स लिए अपने ड्रोन्स के। ये दुनिया का पहला शहर था जिसमें बिजनेस कम्युनिटी ने ड्रोन्स की मदद से खाना, पानी, बर्गर, ईच एंड एवरीथिंग, एक एक घर, एक एक फ्लैट के दरवाजे पे, वो अगर दरवाजे नहीं थे तो बाहर वाली विंडो वहाँ तक पहुँचाए। अब सोचिए कि ये जो अप्रोच है ये किसके दिल में आई? आम बंदे के दिल में तो नहीं आ सकती ना। अच्छा, इसी तौर पे हमारे यहाँ अभी छोटी छोटी दुकानें जिनकी थी वो आज भी छोटे छोटे दुकानदार हैं जिन्होंने बड़ा सोचा, जिनका विजन बड़ा था, उन्होंने सुपर स्टोर बनाए। अभी हमारे यहाँ कई स्टोर ऐसे हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं। ऐसा ही है। और दुनिया में हम सोचते थे कि सुई से लेके जहाज़ तक उनको मिल जाते हैं। ये हमने दुबई में देखा, ये हमने जद्दा में देखा, ये रियाद में देखा, ये सिंगापुर में देखा। अच्छा, ये सारे वो लोग हैं जो जिसका जितना बड़ा विजन, कई कंपनियों के साथ मैंने काम किया तो वो 50 ईयर्स के विजन पे काम करती हैं, यानी अपनी सबसे कीमती टीम को बिठाती हैं 2-2, 3-3 दिन और सोचती हैं कि 50 साल के बाद हमने कहाँ होना है। अच्छा, जब तक आपके पास कराची जाने का विजन नहीं है, किस पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितने दिनों के लिए जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कौन लेने आएगा, कौन छोड़ने आएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आप ये नहीं करते तो तब तक आप बिजनेस, यानी या तो आपने सिर्फ बिजनेस की बी और बी पढ़ी है, जो करने की चीज़ें हैं वो तो बाकी लोगों से 10 कदम आपको आगे होना चाहिए। ठीक। दुनिया में एग्जाम्पल मौजूद हैं, दुनिया में इंसेंटिव्स मौजूद हैं, दुनिया में इनिशिएटिव्स मौजूद हैं, पर करेगा वो जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर अकल है और जिसके अंदर विजन है। सो विजन इज़ मस्ट किसी भी बिजनेस को आगे लेके चलने के लिए। कहा जाता है कि जहाँ पर आपने बहुत गलतियाँ की हों, आपके तजुर्बात तलख हों, वहीं पे इंसान सीखता भी और माहिर भी होता है। तो आपने कितनी गलतियाँ की थी अपने रिश्तों में जिसकी वजह से लोग आपको रिलेशनशिप गुरु कहते हैं? कितने धोखे खा चुके हैं? अच्छा, इसका दूसरा पहलू भी है। धोखे खाने में तो आपकी हिमाकत भी शामिल होती है और कम अकली भी शामिल होती है, पर आपकी दानिशमंदी ये होती है कि जो लोग बाकी आपके सामने सड़क पे फिसल रहे हैं, आप उस जगह जाके रुक जाएं। बात सड़क पे ना ऑयल गिरा हुआ होता है,
तो आपके सामने मोटरसाइकिल और लोग फिसल के वो जाके गिर रहे होते हैं। रिलेशनशिप में जिन लोगों ने धोखे खाए और खाते हैं, ये बाज नहीं आते, ये नहीं, अभी मेरे पास इतने केसेस आते हैं ब्लैकमेलिंग के, शौक से खाते हैं धोखे। हाँ, पता नहीं शौक से, नहीं शायद छोड़ नहीं पाते, बस रहना इसी के साथ, ये ठीक हो जाए। एग्जैक्टली, कम अकली है, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं विशफुल थिंकिंग। ऐसा होगा नहीं, जिंदगी वैसी आपको बन के नहीं आएगी, पर आप सोचते हैं हो जाएगी, कभी ना कभी हो जाएगी। सो पूरी पूरी उम्र धोखे खाते, बेवकूफ़ बनते गुजर जाती है, और आखिर पे आपके पास स्वाय रोने के और दुख के कुछ नहीं होता। तो जब हम काउंसलिंग में आए तो मुझे याद है सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में अगर दुआएं आई तो इन बच्चियों और बच्चों की वजह से आई, इसलिए कि उन्हें बेखबरी में, कम इल्मी में, या मोहब्बत की जो होती ना एक तेज़ तुंद धार, ये काट के रख देती है, उसको कुछ और नज़र ही नहीं आता। फिर मैंने उस पर गौर करना शुरू किया कि आखिर बच्चियाँ क्यों धोखा खाती हैं, और उनके कान धोखा खाते हैं। और कान इसलिए धोखा खाते हैं कि उनके घर में 16-17 साल कोई मोहब्बत से उनकी तारीफ़ नहीं करता, कोई उनका बाप, उनकी माँ, बहन भाई कभी उसकी आंखों के बारे में नहीं कहेंगे कि ये चमकती हैं, ये ग्लो करती हैं। अगर उसका माथा रोशन है कोई नहीं इजहार करेगा, उसकी चिक्स कैसी हैं, उसके हाथ कैसे हैं। देखिए, अगर किसी की उंगलियां लंबी हैं तो वो आर्टिस्टिक उंगली है ना। अगर आपकी कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है हर बंदी और बंदे में जो अल्लाह ताला ने, वरना वो छिपकली पैदा होती ना, इंसान तो ना बनता। तो जब घर में हम बच्चों को एडमायर नहीं करते, एडमिट नहीं करते, इवन हम उनको मुस्कुरा के देखते भी नहीं हैं, तो जो गधा सबसे पहले इस तरह के जुमले बना के उनके कानों में डालता है तो वो लगता है रस घोलने वाला है ना, तो वो उनको बेवकूफ़ बना लेता है। और आमतौर पर सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये यूनिवर्सिटियों तक, अब यूनिवर्सिटी में तो लड़कियों को मैच्योर होना चाहिए। एक मैंने अपने ज़माने में किताब पढ़ी थी, झूठे रूप के दर्शन। अब उसने लड़की को चीट किया, धोखा दिया, लूटा, और कहानी ये लिखी कि तुमने मुझे धोखा दिया चूँकि तुम अमीर माँ बाप की बेटी थी और मैं गरीब था। आप सोचें, गरीब होते हुए उसने उसको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। तो ये कहानी 40 साल के बाद भी बिल्कुल वैसी है कि जो लूटिंग है, चीटर्स हैं, वो अभी वही करते हैं और आखिर में दलील वही देते हैं उसको, बेवकूफ़ को, कि वो शर्मिंदा हो जाए, हाय पता नहीं मेरा ही गुनाह था, मेरी कोई कमी थी, मेरी कोई कोताही थी कि जिस वजह से मुझे इसने छोड़ दिया। तो इनफैक्ट दैट्स द रीज़न। और ये बड़े घरों में वहाँ भी होता है, जो मुतवसत है वहाँ भी होता है, इवन जो बिल्कुल लोअर जहाँ खाना पीना मसला बना हुआ है वहाँ भी ये होता है। ये मोहब्बत नाम की जो मुसीबत है, कभी कभी तो मुझे ये डाइन लगती है कि ये 7 घर भी नहीं छोड़ती, हर घर में जाती और जाके खा जाती है। पर जब आप लोगों को, उनके दुखों को देखते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा फिर सुनार बन गया। सुनार ये करता है कि उसके पास चिमटी होती है, तो चिमटी से वो सोने को चुनता है और जो बाकी चीज़ें उनको अलग कर देता है। तो मैं भी अब लोगों के जो सुख हैं वो चुनता हूँ, दुखों को काट के अलग करता हूँ, फिर उन्हें बताता हूँ, कभी कभी डांटता भी हूँ। और उसका नतीजा ये होता है, अभी जैसे हमने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम प्री मैरिज काउंसलिंग का आगाज़ किया, यानी हर दूसरे केस में लड़ाई हो रही है, दूसरे दिन तीसरे दिन शादी टूट रही है। इस वक्त लाहौर में 4000 खुला के केसेस हैं जो कोर्ट्स में पहले तो कभी नहीं होते थे। इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन मोहब्बत लेने की वो इतनी ज़्यादा है, लेकिन खुद आपकी तरफ से उसके जवाब में क्या पेश किया जाता है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। मैं यही क्वेश्चन आपसे करने लगी थी कि प्री मैरिज काउंसलिंग आप माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो लड़के और लड़कियां दोनों को आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो शादी से पहले आएँ और अपनी काउंसलिंग करवाएं ताकि शादी जो है वो अच्छे तरीके से गुजर सके। तो किन किन पॉइंट्स पर लड़के और लड़कियाँ दोनों को आप पहले से ही कहते हैं कि आप अपने अंदर ये चीज़ें डेवलप करें ताकि आपकी शादी की ज़िंदगी आसानी से गुजरे और कामयाब रहे? वैसे 21 चीज़ें होती हैं जो शादीशुदा ज़िंदगी के बाद लड़के, ख़ास तौर पे लड़की से तवक्को रखी जाती है, एंड शी कैन बिकम एन अडोरेबल गर्ल। अडोरेबल उसको कहते हैं जिसको लोग काबिल रश्क जानते हैं, जिसकी तारीफ़ की जाती है, इस बेटी जैसी मेरी बेटी होनी चाहिए। या कोई लड़का, मुझे याद है मेरी जब शादी हुई कुछ अरसा गुजरा तो मेरी सास कहती होती थी कि मेरे जो बाकी दामाद हैं मैं चाहती हूँ कि तेरे जैसे हों। अच्छा, अब ये अडोरेबिलिटी है, तो आप क्या करते हो कि अडोरेबल बनो? लाइक मैंने बहुत सारी केसेस में ये देखा कि हर लड़की और लड़का शादी के फ़ौरन बाद
दूसरे लोगों को बदलना चाहता है कि मैं जाऊं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, डिग्री, तो मुझे जाते ही मैं नौकरी भी करती हूँ, 17 ग्रेड में हूँ या 1 लाख तनख्वाह लेती हूँ, तो जाते मैं उस घर को बदल के रख दूँ। वो ये भूल जाते हैं कि वो घर उनका है, ये तो अभी गई भी नहीं है, वो वहाँ उस घर में पुराने हैं 30 साल से, वो समझदार लोग हैं, ओनर हैं उसके, वो सक्सेसफुली उस मॉडल को चला रहे हैं, उन्होंने हर पोजीशन को जगह जगह फिट किया हुआ। आप किसी टीम में घुस के जाके भाग के बैट्समैन नहीं बन सकते। जो लड़की जाते ही उनको सुनेगी नहीं, समझेगी नहीं, उनसे मोहब्बत नहीं करेगी, उनके दिल में जगह नहीं पाई। हर लड़की ये गलती करती है कि सोचती है आई एम ए प्रिंसेस, तो मेरे लिए कारपेट बिछा होगा, मेरा वो ख्याल करेंगे और मुझे पैम्पर करेंगे। वाई? इसको वहाँ जाके उनके सिस्टम में एडजस्ट होना है। ये पुर्जा नहीं है, छोटी सी पुर्जी है, उनका घर तो चल रहा है। अच्छा, जब वो लड़का भी खुश नहीं होता और उसकी माँ भी खुश नहीं होती, बहन भी खुश नहीं होती, अब ये लड़की उस घर में टिक नहीं सकती, वोमेंट हो जाएगी। ये जहेज़ लेके गई, ये गाड़ी लेके गई, ये प्लॉट लेके गई, अपने रवैये से, अपने बुरे रवैये से, अपने बुरे एटीट्यूड से, अपनी बुरी लर्निंग से। इवन अगर वो बार बार अपनी माँ से रब्ता करती है, वहाँ की बातें इधर बताती है, और ये किसको बुरा नहीं लगेगा, सबको बुरा लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप अगर उन घरों को बदलने की फ़ौरन कोशिश ना करें। अब देखें, जॉब करें, जितनी मर्जी आप मशहूर हो जाएं, आप कल जाके एमडी से कहें अपना दफ्तर बदलो, अपनी कंपनी का नाम बदलो, तो ये नहीं किया जा सकता। वो तो इंटर्नी है, अभी तो उसकी इंटरम जॉब हुई है। कुछ अरसे के बाद, हनीमून के बाद, उस साल 6 माह के बाद, 1-2 बच्चे होने के बाद, इवन 10 साल लगते हैं। कंपनी में भी आपको प्रमोट होने के लिए 10 साल चाहिए, गवर्नमेंट में भी ग्रेड बदलने के लिए 10 साल चाहिए होते हैं। तो रूढ़ी की भी 12 साल के बाद सुनी जाती है। तो इसी तौर पे जब आप किसी जाते हो घर में, आपको बहुत सारी चीज़ें, लाइक मैं काउंसलिंग में लोगों को बताता हूँ कि अगर कभी इंटरव्यू देने जाओ, तो अगर आप उस कंपनी के प्रोफाइल नहीं जानते, उसके ओनर का नाम नहीं जानते, उनके पुराने 3 साल की कारकर्दगी नहीं जानते, आपकी जॉब नहीं हो सकती। वो पूछेंगे ना कि तुम हमारे बारे में क्या जानते हो, आप कख नहीं जानते। कंपनी का नाम जानना, तो अगर आपकी मंगनी हुई, शादी हुई, तो आपको उस लड़के, उसके माँ बाप, उनका पूरी ट्रेडिशन, उस घर में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। किसी घर में आलू मटर अच्छे पकते होंगे, किसी में गोश्त अच्छा बनता होगा, किसी में बिरयानी अच्छी बनती होगी, कुछ लेन देन में बहुत सखी होते हैं, कुछ बहुत खसीस होते हैं। अच्छा, हर ख़ानदान खूबियों का मुरक्कब होता है, 2-4 खराबियाँ भी होती हैं। चलिए सर, जहाँ पर हम मैरिज की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि शादी के बाद भी जो हस्बैंड होता है, उसकी बाहर औरतों के साथ अफेयर्स होते हैं। तो इस तरह के हस्बैंड को किस तरह से ख़वातीन जो है उनको ठीक करें? क्योंकि ये आज का बहुत बड़ा मसला है, बड़ा अहम मसला है, हम इसको सीरियस नहीं ले रहे। इसमें बहुत बुनियादी किरदार माँ और बाप का है। अगर वो लड़का किसी और से मोहब्बत करता था तो वहाँ शादी कर देते। हमको आदत है अपनी मंजूरी की मोहर लगाने की। यानी मेरे पास कई लड़कियों की माएँ आती हैं बेटियाँ लेके कि हमारी बेटी है, बेवकूफ़ है, इसने मोहब्बत कर ली है, इसे कहें वो भूल जाए और हमें इसके रिश्ता को ढूंढ के दें। तो मैं उन्हें हंसते हुए कहता हूँ, अल्लाह की बंदियों, जो उसने लड़का पसंद किया, कोई लड़का ही होगा ना, कोई खाता कमाता होगा। अब मैं भी एक अननोन बंदा आपको ढूंढ के दूंगा, ये रिस्क है, पर उसमें तो रिस्क कम है। अगर उसकी बात आप मान लेते हो, उसको जज कर लो, उसके घर वालों को देख लो, तो हम हर जगह अपनी मोहर ना लगाएं। इनफैक्ट जब मोहर लगाते हैं तो उसमें फिर बहुत से गलत फैसले होते हैं। ये जो लड़कियां करती हैं, आपका अफेयर चल रहा था और माँ बाप ने ज़ोर दे के शादी किसी और से करवा दी, तो वो लड़का उससे मुखलस नहीं होगा। और जब भी घर में बात हो, कह गया आप ही ब्याह के लाए हो, आप ही संभालो। गलत है, तुम्हारे पीछे कोई तोप तो नहीं लगी हुई थी, ना कोई पुलिस लगी हुई थी। तुमने निकाह किया, जिम्मेदारी ली 400 बंदों की मौजूदगी में, उसको ओन करो, उसको रिस्पेक्ट करो। वरना इतनी हिम्मत दिखाते, माँ बाप से कहते मैंने नहीं करनी। अब वो घर में बीवी मौजूद है, हलाल रिस्क मौजूद है, और तुम हराम की तलाश में बाहर जाते हो, और बाहर जो जा रहे हो उससे शादी नहीं करोगे, धोखा उसको दे रहे हो। यानी रिश्ता भी हराम, उसके साथ धोखा, उससे बद्दुआएं लोगे, अपने लिए भी, अपनी बीवी के लिए भी। और इस तरह के लोग जब पकड़े जाते हैं,
ये ऐसा होता नहीं है कि पकड़े ना जाएं। चोर हमेशा चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन जो दरिया में जाएगा वो डूबेगा भी दरिया में। जो हराम ज़िंदगी बसर करेगा वो वहीं कहीं पकड़ा जाएगा और फिर रुसवाई का उसको सामना करना पड़ेगा। ये बाद लोगों को शादी के 10 साल बाद को 20 साल बाद को यानी मुख्तलिफ लोगों के, जितने लोग जिनकी निगाह अच्छी होती है, जो निगाह के पाकीज़ा होते हैं, वो आमतौर पे इस तरह की बेवकूफ़ी में नहीं पड़ते। ये बहुत महंगी पड़ती है, उस बंदे को भी रुसवा करती है, उसके ख़ानदान को भी रुसवा करती है, लेकिन उससे ज़्यादा उस बच्ची को जो दिक्कत होती है, जो वो रोती है अपने नसीबों को, और उसके घर वाले भी रोते हैं। तो इनफैक्ट ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, लोग कहते हैं ये फिल्मों से आए या यहाँ से आए, ड्रामों से आए। मुझे लगता है कि फिल्में ड्रामे तो लोग इस तरह के कम देखते हैं। जो लड़की घर आई होती है, अगर वो थोड़ी ज़्यादा समझदार हो जाए, उसे पता चल जाए कि मेरे मियाँ के कुछ रिलेशनशिप हैं, तो इनफैक्ट उसको फिर ज़्यादा बिछ जाना चाहिए, उसको ज़्यादा महबूब सिफ्त बनना चाहिए, उसको अपने अंदर वो एबिलिटी, वो क्वालिटी पैदा, अच्छे कपड़े कैरी करने चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी बनानी चाहिए, अपने आप को एंगेज करना चाहिए। ये इंटरम पीरियड नहीं है शादी कि आप गए, ट्राई करने गए और वापस आ जाएंगे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी। ये एक मुस्तकिल रिश्ता है, पाकीज़ा रिश्ता है, सारी उम्र का रिश्ता है, और बनाया है 400 लोगों की मौजूदगी में। तो शरीयत ने और समाज ने आपको दोनों को ये एहतराम दिया है। तो अब अगर मियाँ कभी ऐसा करे, बहुत सी लड़कियों ने ये गलतियाँ की कि अपने मियों के मोबाइल की जासूसी करती हैं, टो लगाती हैं। तो जब भी आप टो लगाओगे, चाहे अब्बा जी की लगाओ चाहे भाई की, तो वहाँ से गंद निकलना है, तो ना करो। वैसे भी टो लगाने से मना किया गया है। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। सर, जाते जाते जो आपके फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको कोई मैसेज दे दें। अच्छा, ये सबसे ख़राब सवाल होता है। असूली तौर पे तो जो हम बात कर रहे होते हैं वो मैसेजेस ही होता है, और जो ये टिपिकल, ये जो रवायती है कि मैसेज दिया जाए, मुझे लगता है दुनिया में खूबसूरती बहुत अहम है, पर ये खूबसूरती चेहरे की, आँखों की ढल जाती है। जो खूबसूरती आपके दिल की होती है, तर्ज अमल की होती है, ये इवन आप जब कब्र में सो जाते हैं। अब देखिए, जिन लोगों ने इशफाक साहब को नहीं देखा, उनके तर्ज अमल की खूबसूरती हमें आज भी याद है। उनके पास बैठते थे, कभी को बात चुभती नहीं थी, कभी ताना नहीं मिलता था। माएँ हमें क्यों अच्छी लगती हैं? ताना नहीं देती। कभी किसी की गलती पता चले तो हमें उस पर पर्दा डालना चाहिए। हम फ़ौरन उस मालूमात को लेके अपने ही उस पुराने दोस्त का या अजीज़ का फलूदा बना देते हैं, उसे रुसवा कर देते हैं। जो दूसरों को रुसवा करने का शौक़ दिल में पालता है, तर्ज अमल में रखता है, उसके साथ ये डेफिनेटली वैसा ही हो जाता है। दूसरों को जब आप लेट डाउन करते हैं तो वहाँ से बद्दुआएँ क्रिएट होती हैं, मिलती हैं। बद्दुआओं से बचना चाहिए। और जैसे हम अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत घर चाहिए, खूबसूरत गाड़ी चाहिए, खूबसूरत रिश्ते चाहिए, तो मैं धीरे धीरे कन्विंस्ड हूँ कि हमें मौत भी खूबसूरत डिज़ाइन करनी चाहिए, मांगनी चाहिए, ताकि जो आपकी कब्र है वो रुलती ना फिरे। लोग वहाँ से गुजरें तो ये ना कहें कि यार यहाँ तो आता ही कोई नहीं है। अगर आपका दिल, ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी तो वहाँ से गुजरते हुए कोई ना कोई उसका ख्याल भी करेगा, दुआ भी दे के जाएगा। इसे लेगेसी, इसी को लेगेसी कहते हैं। तो लेगेसी अच्छी छोड़नी चाहिए कि फ़िज़िकली आप जैसे मर्ज़ी हो, इमोशनली अच्छा होना चाहिए, सोशली अच्छा होना चाहिए। आपको पैसे की कमी बेशी चलती रहती है। वो जो रिस्क आपका है, अल्लाह ने देना ही देना है। मैं यकीन से आपको कहता हूँ, जो मेरा रिस्क है वो पीछा करता है, पीछे आएगा। आप उस रिस्क को कमाए बिना, खर्च किए बिना मर नहीं सकते, और दूसरे का रिस्क आप खा नहीं सकते। तो जो लोग खाते हैं वो फिर अपनी ज़िंदगी भी तंग होते हैं, बद्दुआएं भी लेते हैं, और एक अच्छी खासी खूबसूरत ज़िंदगी को अपने हाथों, यानी आप सोचें एक बड़ा अच्छा पेंटिंग आप बनाते बनाते एकदम अपने हाथों में रंग उस पर डोल देते हैं तो सारी मेहनत ज़ाया जाती है। तो अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए, उसको एंड तक अच्छी पेंटिंग बना के कि आपके प्यारे बाद में संभाल के रखें और देख देख के हवाला दें कि ये खुशबू की ज़िंदगी की पेंटिंग है।
चलिए, थैंक यू सो मच सर। आपने हर ज़िंदगी के पहलू के हवाले से हम लोगों को बहुत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन दी। तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और सर अख्तर अब्बास ने आपको आपकी ज़िंदगी के हर शोबे के हवाले से बहुत ही थोड़े वक्त में बहुत खूबसूरत मशवरे देती हैं। आई होप सो कि आपकी ज़िंदगी में इनकी बातों पर अमल करके काफ़ी हद तक आसानी पैदा होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।